अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? पीएचपी से। पीएचपी क्या है आपके पास? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बता रही हूँ, शुरू किया, मैं खुद सब कुछ बताऊंगी। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारे पास पीएचपी। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसकी फुल फॉर्म है। पहले इसे पर्सनल होम पेज कहा जाता था। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसकी फुल फॉर्म है। पहले इसे पर्सनल होम पेज कहा जाता था। लैंग्वेज कौन सी है आपके पास? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपके पास। पहले इसे पर्सनल होम पेज कहा जाता था। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो इसका मतलब है ये किसी ना किसी, इसकी जो फाइल्स है वो किसी ना किसी सर्वर पर एग्जीक्यूट होंगी, और अब हम जिस सर्वर को इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अपाची। अपाची पर पीएचपी की फाइल्स को हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। अपाची सर्वर का नाम है। अपाची सर्वर यूज करेंगे जहां पर हमारी ये फाइल्स एग्जीक्यूट होंगी। पीएचपी की हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पर्सनल होम पेज भी कहा जाता है इसे। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी ओपन सोर्स है। क्या है आपके पास? ओपन सोर्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी आपके पास। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है विंडोज पर, लिनक्स पर। ब्राउजर कंपैटिबल है, ऑल ब्राउजर्स पर चल जाएगी आपके पास। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब बताया मैंने? विंडोज पर चल जाएगी, लिनक्स पर चल जाएगी, मैक ओएस पे चल जाएगी। यूज किस लिए की जाती है? वेब डेवलपमेंट पर्पस के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम पीएचपी को यूज करते हैं। फ्री टू डाउनलोड है। ओपन सोर्स का मतलब यही है, फ्री टू डाउनलोड है। ओपन सोर्स का यही मतलब है, फ्री टू डाउनलोड। मल्टीपल डेटाबेसेस सपोर्ट करती है, ऑरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया। मल्टीपल डेटाबेस सपोर्ट करती है। एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ऑरेकल हो गया। ऑरेकल डेटाबेस का नाम है। सुन लो दोबारा से, पीएचपी हम पढ़ रहे हैं, हमारा पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, अभी इस वक्त शुरू हो रही है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा क्या बताया है मैंने? इसका सर्वर अपाची है जिस पर हम अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके अलावा पीएचपी के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स भी हैं, जिनके अंदर लारावेल हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, जो मोस्ट पॉपुलर आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं। और लाइब्रेरीज भी हैं, पीएचपी केक की लाइब्रेरी है, इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं।
और इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहा जाता है। क्रॉस प्लेट मतलब ये है कि ये मैक ओएस पे भी चल जाएगी, इसकी एप्लीकेशन लिनक्स पे भी चल जाएगी, विंडोज पर भी चल जाएगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म का ये मतलब है। मल्टीपल मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर आपके पास ओरेकल आ गया, जिसके अंदर आपके पास एसक्यूएल सर्वर आ गया, जिसके अंदर आपके पास माई एसक्यूएल आ गया। जावास्क्रिप्ट और पीएचपी के अंदर क्या डिफरेंस है पता है? जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर्स पर इंटीग्रेट होती है, ब्राउजर्स पर रन होती है बैकएंड। मतलब जावास्क्रिप्ट जो चलती है वो कहाँ पर चलती है? यूजर क्लाइंट के ब्राउजर पर, और उसका आउटपुट भी आपको वहीं ब्राउजर पर मिलता है। पीएचपी क्या करेगी? आपकी फाइल्स को सर्वर पर एग्जीक्यूट करेगी, सर्वर का नाम अपाची है, और कहाँ लेकर आएगी उसका आउटपुट? आपके ब्राउजर पर। मतलब पीएचपी का कोड आप अपने ब्राउजर्स पर नहीं देख सकते। जैसे इंस्पेक्ट करके हम जेएस का कोड देख लेते थे, क्या चीज चल रही थी, वो हमने डिबगिंग करना सीखी, वो कर सकते थे हम। इस तरह से पीएचपी में हम ऐसा नहीं कर सकते। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज की जाती है। अब बात करते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पहले क्या होता था कि हम फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाते थे, डेटा स्टोर करवाते थे, या तो हमारा डेटा हार्ड कोडेड होता था पेजेस के ऊपर उसी वक्त होता था, या हमारा जितना भी डेटा होता था हम जेसन की फाइल के अंदर इम्बेड कराकर उसे एजेक्स के थ्रू या फेच एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करवाते थे। ऐसा कुछ काम किया हमने। लेकिन हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं बहुत बड़ी, लार्ज एप्लीकेशंस होती हैं, उनके ऊपर हम हार्ड कोडेड डेटा नहीं रख सकते। और जो जेसन का बेसिक मकसद है, जो उसका मेन पर्सपेक्टिव है, वो मोस्टली एपीआई इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम यही नहीं है कि हम सारा का सारा जेसन के अंदर डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अब हमें क्योंकि पूरी प्रॉपर एक वेब एप्लीकेशन बनानी है जिधर हम क्या करें, अपने डेटा को, डेटाबेस जो हमारा MySQL है उसके अंदर हम अपने डेटा को मेंटेन करें, और उस डेटा को इंटीग्रेट कराएं हम किधर? अपने टेम्पलेट पर। तो ये जो हम डेटा अपने टेम्पलेट पर इंटीग्रेट करवाएंगे, इस इंटीग्रेशन के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज करना है, और वो लैंग्वेज हमारे पास क्या है इस वक्त सेकंड सेमेस्टर में? पीएचपी। समझ आ गई ये चीज? होगा कुछ इस तरीके से, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे बाद में जाकर, उस प्रोजेक्ट की डायग्राम कुछ इस तरह से है आपके पास। आपके पास एक होगा डैशबोर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? डैशबोर्ड, एडमिन पैनल या सी पैनल, एडमिन पैनल, सी पैनल या डैशबोर्ड, हम इसे ये कहते हैं। अब हम ये क्या करते हैं, इस से डीबी के अंदर डेटा को भेजते हैं, और डीबी से कहां पर जाती है? वेब एप्लीकेशन के अंदर डेटा आता है। जो आपके पास अभी आपने जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, वो आपने सिर्फ क्या बनाई थी? ये वेबसाइट डिजाइन की थी, वेबसाइट डिजाइन की थी। अब उसको, वो डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव था कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक यूआई बना रहे हैं। अब उस यूआई के अंदर जो हम अपना डेटा इंटीग्रेट कराएंगे, वो तो हमारे क्लाइंट का होगा ना। वो तो हमारा क्लाइंट बोलेगा भाई मुझे, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास ये यूजर्स हैं, मेरे पास ये एम्प्लॉयज हैं, वो तो क्लाइंट का होगा डेटा। तो वो कहीं ना कहीं से उस डेटा को क्या कर रहा होगा? मेंटेन कर रहा होगा। तो उसको मेंटेनेंस के लिए हम डायरेक्ट डेटाबेस नहीं दे सकते, क्योंकि डेटाबेस चलाना हर बंदे का काम नहीं है, वो डेटाबेस डिजाइनर चलाता है उसको। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डेटाबेस डायरेक्ट नहीं दे सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक यूआई बनाकर देंगे, जिसको हम डैशबोर्ड, सी पैनल या एडमिन पैनल कहते हैं। सही? जिसको हम क्या कहते हैं? डैशबोर्ड, सी पैनल या एडमिन पैनल। हम डायरेक्ट उसको डेटाबेस का एक्सेस नहीं देंगे, उसको नहीं चलाने आता है, इसके अंदर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी नॉर्मल बंदा इस चीज को नहीं समझ सकता सिवाय डेवलपर्स के। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, उसको एक यूआई डिजाइन करके देते हैं। उस यूआई को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? डैशबोर्ड है, सी पैनल है या एडमिन पैनल है। सही? अब ये जितना भी डेटा मेंटेन हो रहा होगा, वो किया जाएगा वाया किसके थ्रू? एडमिन के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेटर थर्ड पार्टी को ऐड करता है, जिसे वेंडर कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपने एम्प्लॉयज को ऐड करता है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स का डेटा देखता है, वॉट एवर एंड सो ऑन, सारा वो यहाँ पर मेंटेन कर रहा होगा। वो जितना भी डेटा यहाँ पर मेंटेन कर रहा होगा, कहाँ जाएगा डेटा? डीबी के अंदर जाएगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा। अब ये जो यहाँ से यहाँ डेटा गया है, किसी ना किसी थ्रू के, किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू जा रहा होगा, कोई ना कोई पाथ आ रहा होगा, कोई ना कोई कनेक्शन इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये एक बैरियर लगा हुआ है बीच में, नजर आ रहा होगा एरो का सिंबल। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी हमने किसके थ्रू करवाई? अपनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू, पीएचपी। क्योंकि वो एक यूआई है, ये डेटाबेस है,
इस यूआई को डेटाबेस से कनेक्ट कराने के लिए हमने अपनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्योंकि वो डेटा यहाँ से यहाँ भेजेगा, तो यहाँ से यहाँ भेजेगा तो डेटा जो है वो सर्वर पर वो फाइल्स एग्जीक्यूट होंगी और आपके MySQL के सर्वर पर जाकर आ जाएंगी। सपोज करो वो कोई कैटेगरीज ऐड करवाता है, यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड करवाता है, एंड यूजर्स की इनवॉइसेस जनरेट करवाता है, तो वो सारा का सारा डेटा कहाँ जा रहा होगा, डेटाबेस के अंदर जा रहा है। और अगर उसने कोई कैटेगरीज ऐड करवाई हैं, कोई ब्रांड्स ऐड करवाए हैं, कोई उसने प्रोडक्ट्स ऐड करवाए हैं, तो वो किसके लिए करवाए हैं, हम लोगों के लिए करवाए ना, यूजर्स के लिए। तो वो फाइनल कहाँ दिखना चाहिए आपको, वेब एप्लीकेशन। वो डेटा कहाँ दिखेगा, वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हमने ही तो वो सामान खरीदना है, हमने ही तो वो चीजें करनी है, मतलब लेनी है, ऑर्डर्स लेने हैं, जोन सारी चीजें हम अपना डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर डेटा कैसे आएगा, ये भी आपके पास किसके थ्रू आएगा, PHP के थ्रू आएगा। तो यानी इसकी कम्युनिकेशन इससे, इसकी कम्युनिकेशन इससे, बीच में है कौन, मेन जगह कौन है आपका, फंडामेंटल पार्ट, डेटाबेस। सही है। उस डेटाबेस से हमने अपने डैशबोर्ड को किया, अपने डैशबोर्ड को किया, उस डेटाबेस से हमने अपनी वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाया। तो कनेक्ट करवाने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज का तो इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो सर्वर है, सर्वर के साथ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलेगी, ना कि आपकी कोई फ्रंट एंड की लैंग्वेज। सही, ये चीज हो गया। ये तो एक्चुअल में प्रोजेक्ट बेस्ड काम है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम पर जाने से पहले हम पहले PHP का सिंटैक्स सीखेंगे कि आखिर PHP लिखते किस तरह से, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से डेटा भेजा जाता है, क्या किया जाता है, कैसे HTML के एलिमेंट के अंदर डेटा लेकर आया जाता है, क्या एरे का कॉन्सेप्ट है, क्या लूप का कॉन्सेप्ट है, क्या फंक्शंस हैं, एंड सो ऑन, क्या डेटा टाइप्स हैं, और फिर उसी डेटा को हमने उसके साथ क्या करना है, खेलना है डेटा के साथ। तो पहले हम क्या सीखेंगे, सिंटैक्स लिखना सीखेंगे। तो अब आते हैं, हमने एक XAMPP जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमने वो एक पैकेज अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया था, और इंस्टॉल करने के बाद हमने उसके अंदर से MySQL सर्वर का इस्तेमाल किया था। अब उसके बाद आते हैं हम दूसरी चीज जो उस XAMPP के अंदर इंस्टॉल्ड होकर आती है, वो आपके पास क्या है, PHP। और तीसरा उसका सर्वर, PHP का सर्वर भी अपाची, वो भी XAMPP के अंदर इंस्टॉल्ड होकर आया था। आते हैं हम फाइल एक्सप्लोरर पर। फाइल एक्सप्लोरर में सबसे पहले मैं सी डायरेक्टरी में XAMPP के अंदर जाऊंगी। ये बेसिकली आपका पूरा फोल्डर है, इसके अंदर आपको तमाम चीजें मिलेंगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, PHP। सही है। इस PHP के फोल्डर को खोलूंगी तो इसके अंदर लातादाद आपको फोल्डर्स नजर आएंगे, टेम्प का फोल्डर, एक्सटेंशन का फोल्डर, लाइब्रेरीज का फोल्डर, एंड सो ऑन, सारी चीजें नजर आएंगी। तो इसमें से आपने चीजें इस्तेमाल करनी होंगी, लेकिन इन फ्यूचर अभी आपको पता नहीं है कि इसके अंदर से हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, बट आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि PHP ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, अगर ये फोल्डर आपके पास आ रहा है तो। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टरी। हम किस डायरेक्टरी में जाकर PHP का फोल्डर बनाते हैं कि हमारा फोल्डर कहाँ रन हो, सर्वर पर रन हो। हमें अपने प्रोजेक्ट को कहाँ रन करना है, सर्वर पर रन करना है, क्योंकि सर्वर पर आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो ही आपको ब्राउजर पर आउटपुट नजर आएगा। तो उसको सर्वर पर बनाने के लिए या दिखाने के लिए हमें क्या करना है, htdocs की डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी, htdocs की। XAMPP के अंदर सबसे पहले क्या, सी ड्राइव में जाएंगे, सी के अंदर, XAMPP के अंदर, XAMPP के अंदर htdocs के अंदर जाकर आप अपना एक फोल्डर बनाएंगे। ये डायरेक्टरी आप लोग सब लिख लें। सी में, XAMPP के अंदर, htdocs के फोल्डर में जाकर आपने अपना फोल्डर बनाना है। और एक और चीज, जो जो चीज मेरे मुंह से निकल रही है वो सारी चीजें आप लोग नोट करें, और जहां पर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है वो अभी पूछ लें मुझसे। htdocs के अंदर फोल्डर बनेगा। जैसे मैं तुम लोगों का यहाँ पर आकर एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, आप लोगों का बैच कोड है PR2 202045C, आई थिंक यही है। तो ये फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया 05C, ठीक है। अच्छा, इसको अब क्या करूंगी, इस डायरेक्टरी पर हमने अपना फोल्डर बना लिया, और अब उसको मैं यहाँ पर खोल दूंगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, आपने जितने भी PHP की फाइल्स बनानी है उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होगी, और वो एक्सटेंशन आपके पास क्या है, वो एक्सटेंशन है index.php। जैसे फाइल का नाम इंडेक्स है, .php क्या है, इसकी एक्सटेंशन है। PHP JS को भी सपोर्ट करेगी, PHP HTML को भी सपोर्ट करेगी, CSS को भी सपोर्ट करेगी, JSON को भी सपोर्ट करेगी। जितनी लैंग्वेजेस आप अभी पढ़कर आ चुके हैं वो तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगी। यानी हम अपनी PHP की फाइल के अंदर HTML का स्ट्रक्चर बनाएं, टैग इस्तेमाल करें, जावास्क्रिप्ट लिखें, jQuery लिखें, JSON इस्तेमाल करें, इसके साथ इंटीग्रेट करें,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिर्फ आपने एक्सटेंशन क्या देनी है, php.php। क्यों? क्योंकि ये फाइल सर्वर पर एग्जीक्यूट होगी, तो सर्वर पर जब जाकर एग्जीक्यूट होगी, सर्वर अपाची वो बोलेगा मुझे पीएचपी की एक्सटेंशन वाली फाइल तो दो जिसको मैं रन करूं। वो आपकी एचटीएमएल वाली फाइल रन नहीं करेगा, एचटीएमएल वाली फाइल ब्राउजर रन करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या ऑन किया है, index.php। अब मैं इसमें यहाँ पर आकर ऐसा स्ट्रक्चर ले लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, वर्किंग में होगा। ठीक है, मैं ये ना भी लूं, मैं खाली एक टैग इस्तेमाल कर लूं इस तरह से, तो भी आपका ब्राउजर डिफॉल्ट में आपका एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लोड करता है। हम सिर्फ प्रायोरिटी देने के लिए करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आ जाते हैं, हम पीएचपी की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट, फिर ये आपके पास ये क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है ये, फिर उसके बाद पीएचपी एंड दिस। ये आपकी कौन सी आ गई, पीएचपी। बेसिकली क्यूरी स्ट्रिंग लिखने का तरीका है ये पीएचपी का, आपने क्वेश्चन मार्क का सिंबल डाला, पीएचपी क्यूरी स्ट्रिंग एज अ यूज होगा बाद में, अभी इसको मैं कह नहीं सकती। तो हमारे पास पीएचपी की स्क्रिप्ट ऐसे ऑन होगी, जितना भी आपका पीएचपी का सिंटैक्स है वो आपने पीएचपी की बॉडी के अंदर लिखना है। इवन कि एक वेरिएबल भी है ना, उसको भी आपने कहाँ लिखना है, पीएचपी की बॉडी के अंदर। वो वेरिएबल में पीएचपी की बॉडी से बाहर नहीं रख सकते। पीएचपी का जितना सिंटैक्स है, चाहे एक कर्ली ब्रेसेस ही पीएचपी का ना हो, उसके लिए आपको ये ऑन करना है। और ये स्क्रिप्ट आप एक पेज पर लादादाद मतलब आप खोल सकते हैं। मैं ऊपर खोल सकती हूँ, मैं नीचे आई, मैंने दोबारा नीचे ही पीएचपी की स्क्रिप्ट ऑन की, एंगल ब्रैकेट, पीएचपी का सिंटैक्स मैंने दोबारा लिया। मैं चाहूं तो तीसरी मर्तबा, मैं चाहूं तो 50 मर्तबा ये स्क्रिप्ट ऑन कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जरूरत पड़ेगी ये खोलने की बार बार, क्योंकि हम पीएचपी की स्क्रिप्ट को किसी टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पीएचपी की स्क्रिप्ट को हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक किसी एट्रीब्यूट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एंकर टैग के अंदर पीएचपी की स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बाउंड्री नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, आप कहीं पर भी लिखें। अब आते हैं वेरिएबल का। आपको याद होगा मैंने आपको जेएस के अंदर पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें बताया था वेरिएबल के केसेस बस आपने फॉलो करने हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने वेरिएबल के केसेस बताए थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही केसेस कहां पर होंगे, पीएचपी के अंदर ही होंगे। आपने केमल केस लेना है, आप केमल केस लें, आपने स्नेक केस लेना है, आप स्नेक केस लें, पास्कल केस लें, लोअर केस में लिखें, लेकिन एक पूरा सिंटैक्टिकली वो सही होना चाहिए और सिमेंटिकली भी वो जो वेरिएबल है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर बीच में यूज नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही सिंटैक्स है जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे। बट सिर्फ एक फर्क आ चुका है, जब भी हम पीएचपी का वेरिएबल बनाएंगे उसके शुरू में क्या लगाएंगे, डॉलर। डॉलर इंडिकेशन है पीएचपी के वेरिएबल की नोटेशन है। जैसे मैंने यहाँ पर आके लिखा डॉलर, मुझे किसी स्टूडेंट का नाम लिखना है तो मैंने क्या वेरिएबल बनाया, एसटीडी नेम। और उसके बाद आते हैं, ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है आपके पास, असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप आके कोई ना कोई वैल्यू पास कर देते हैं, एंड देन ये आपके पास क्या कहलाता है, टर्मिनेटर। पीएचपी क्या है आपके पास, लूजली टाइप लैंग्वेज है। लूजली टाइप का मतलब क्या है, अपने पास लिख लें। लूजली टाइप का मतलब है टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ये आपने किस डेटा टाइप का डेटा स्टोर करवाया है, स्ट्रिंग। क्योंकि कोड्स के अंदर आपने लिखा है ये एक वैल्यू है आपकी, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये आपका वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल डॉलर सिंबल से शुरू होगा। लूजली टाइप का मतलब ये होता है हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने यहाँ पर आकर मेंशन किया है इस तरह से कि भाई ये स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है, फैमिली से बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये लूजली टाइप है, ये खुद इसको समझ है कि ये मेरे पास स्ट्रिंग है, डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एसटीडी एज का एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर आकर मैंने क्या कर दी, एक और वैल्यू स्टोर कर दी। ये आपके पास इंटीजर वैल्यू या नंबर वैल्यू हम कह सकते हैं, सही है। इसी तरीके से हम यहाँ पर बूलियन वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गई, बूलियन वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम करेंगे आगे जाकर। अभी मैंने सिर्फ कितनी डेटा टाइप्स यूज की हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू यूज की है और एक नंबर की, यानी जिसे हम इंटीजर वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वेरिएबल असाइनमेंट, ये वेरिएबल हो गया, फिर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और फिर आपके पास वैल्यू हो गई।
ठीक है, और वैल्यू में आपने कोट्स के अंदर लिखा है तो इट्स मीन कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं की। ये विदाउट स्ट्रिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। इसी तरीके से हम कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं एनआईसी का, उसमें मैंने आकर यहाँ पर ट्रू पास कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई बूलियन वैल्यू है। समझ आ गई? कुछ इस तरह की चीजें पास की हैं मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। एनआईसी, CNIC, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसको मुझे प्रिंट कराना है, मेरी PHP की फाइल है। प्रिंट कराने के लिए आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आपके पास एको स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा है? सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा है आपके पास? एको स्टेटमेंट। यहाँ से देख लो, ये भी नहीं चल रही, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एसटीडी नेम वाले वेरिएबल को प्रिंट कराना है। मैंने यहाँ पर आकर एसटीडी नेम वाले वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। ये प्रिंट कराने का तरीका है। अभी सिंपल, अभी आपने कोई HTML इस्तेमाल नहीं की, अभी आपने किसी टैग के अंदर जाके डेटा प्रिंट नहीं कराया। सिंपल, हमने क्या करना है, अपने ब्राउजर पर ये आउटपुट देखना है। जब हमें HTML के टैग्स के अंदर ये डेटा प्रिंट कराना होगा तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम अभी देखेंगे। जैसे अभी पहले हमने क्या किया, ये एसटीडी नेम के वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। PHP में साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन यूज की जाती है डॉट का सिंबल। किसका सिंबल? डॉट का सिंबल। फिर मुझे बीच में स्पेस चाहिए, मैंने आके स्पेस दे दिया। उसके बाद फिर मैंने साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन डॉट को इस्तेमाल किया और फिर मैंने यहाँ पर आके कह दिया कि एसटीडी एज को डिफाइन कर दें। फिर मैंने क्या कह दिया, एसटीडी एज को क्या कर दें, डिफाइन कर दें। अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है। क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो आप अपना ब्राउजर खोलेंगे, सबसे पहले ब्राउजर पर आएंगे, हम यहाँ पर आकर पास करेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब ये है कि मेरी मशीन, लोकल होस्ट का क्या मतलब है, ये आपकी अपनी मशीन, आप अपनी मशीन पर ही ये प्रोजेक्ट होस्ट कर रहे हैं। लोकल होस्ट, उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैंने कहा PR2 2024-05C स्लैश लगा। सबसे पहली वाली जो फाइल रन होती है ना, वो हमेशा इंडेक्स की फाइल रन होती है। अभी इस केस में आपके पास कौन सी फाइल है, PHP की फाइल है, तो सबसे पहले कौन सी फाइल रन होगी, PHP की फाइल रन होगी, index.php। और अगर HTML का केस होता तो HTML वाली फाइल आपके पास रन होती। तो यहाँ पर मैंने अगर इसको ऐसे ही करके एंटर भी कर दिया। अच्छा, इसके लिए एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखो, ये क्या कह रहा है, दिस साइट कांट बी रीच, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने अपना सर्वर तो ऑन ही नहीं किया जिस पर हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, अपने सर्वर को ऑन करती हूँ। मैंने अपना अपाची सर्वर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अपाची सर्वर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने जैसे ही रन किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, आपका डेटा आ रहा है अली और उसकी एज आ रही है। क्या ये चीज समझ आई? अच्छा, आप ये याद रखिएगा, अभी आपने सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट यूज किया, एको स्टेटमेंट यूज किया है, जो प्रिंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा अगर आपने प्रिंट कराना है तो एको, सिर्फ एको ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज किया जाता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंट स्टेटमेंट एंड एको स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो डिफरेंस मैं बताऊंगी। अभी हमने सबसे पहला जो इस्तेमाल किया वो एको, हमने प्रिंट को अभी हाथ नहीं लगाया, सही। अब आती है बात, किस चीज की बात आती है कि हमने एनआईसी, या एनआईसी नहीं, सपोज करो मुझे स्टूडेंट का नेम HTML के किसी भी टैग में प्रिंट कराना है। HTML के जितने भी टैग्स है ना, वो PHP की बॉडी से बाहर रखना मैंडेटरी है। अभी जिस जो मैं बता रही हूँ ना, वो एक प्रोफेशनल, एक स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आप PHP के अंदर लिखते हैं, और सपोज करो मैंने यहाँ पर आई, मैंने अपना एक एको स्टेटमेंट ले लिया और उसके बाद मुझे H1 के अंदर डेटा प्रिंट कराना है, तो मुझे क्या ऑन करने पड़ेंगे, कोड्स। मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा H1 ये, फिर उसके बाद मैंने साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन पास की। उसके बाद मैंने कहा कि भाई मुझे अपने स्टूडेंट का नेम प्रिंट कराना है, तो मैंने अपने वेरिएबल का नाम पास कर दिया। फिर मैंने साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन पास की, फिर मैंने कोड्स ऑन किए और उसके बाद मैंने H1 पास कर दिया। कुछ इस तरह से अभी मैंने लिखा है, डबल कोट्स का यूज कर बाद में सिंगल कोट्स का भी बताऊंगी। प्रिंट स्टेटमेंट में सिंगल कोट्स इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, जबकि इधर इस्तेमाल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या किया, ये यूज किया। और आते हैं, अब हम यहाँ पर अपना डेटा देखते हैं। तो हमारे HTML का एलिमेंट के अंदर H1 के अंदर हमारा वेरिएबल प्रिंट हो गया।
सही। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस केस के अंदर अगर देखो तो तुम लोग बार बार डबल कोट्स ऑन कर रहे हो, डबल कोट्स बंद कर रहे हो, साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन लगा रहे हो, तो व्हाई नॉट कि हमारे पास जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो हम PHP की स्क्रिप्ट के अंदर ना लिखें, वो हम PHP की स्क्रिप्ट से बाहर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर आई ले लिया, आराम से बना लिया। अब इसके अंदर डाटा चाहिए ना तुम लोगों को, इसके अंदर प्रिंट कराना था। इसके अंदर जैसे आपने ये वेरिएबल पास किया है, अब मुझे बताओ वेरिएबल किस चीज का पार्ट है, PHP का पार्ट है कि HTML का पार्ट है? PHP का पार्ट है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना भी PHP का पार्ट होगा वो PHP की स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आकर स्क्रिप्ट को ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पर आकर मैं अपने वेरिएबल को प्रिंट कर देती हूँ। अब बताओ ये वाला तरीका आसान है कि वो वाला तरीका? जिस एलिमेंट के अंदर आपको PHP का सिंटैक्स प्रिंट कराना है उस एलिमेंट के अंदर आके PHP की स्क्रिप्ट को ऑन ऑफ कर दो, दैट्स इट। ऊपर वाले में क्या करना पड़ रहा है, कोड्स ऑन ऑफ करनी पड़ रही है। नीचे वाले में क्या करना पड़ रहा है, इस एलिमेंट के अंदर प्रिंट कराना था, एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, इसके अंदर PHP की स्क्रिप्ट ऑन कर दी। दोनों सेम आउटपुट लेकर आएंगे, बट डिफरेंस क्या है, नीचे वाला तरीका एक स्टैंडर्ड तरीका है काम करने का, एक प्रोफेशनल तरीका है। ऊपर वाले में कितने एलिमेंट्स, अब तुम्हारे पास तो सिर्फ ये तो H1 है, डिविजन आएंगी, इमेजेस आएंगे, कार्ड्स आएंगे, फॉर्म्स आएंगे, फिर क्या करोगे? सबको कोड्स के अंदर लिखोगे? नहीं। फिर हम क्या करेंगे, काम हम अपनी मर्जी से करेंगे, HTML के एलिमेंट्स के अंदर जाकर हम PHP की स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे। क्या ये चीज समझ आ गई? कितनी चीजें मैंने बताई? लूजली टाइप है आपके पास, PHP डेटा टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ी, एक पेज पर हम लातादाद PHP के स्क्रिप्ट्स ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल के केसेस वही हैं बट डॉलर का सिंबल यूज होगा। इसके अलावा एक और चीज एको स्टेटमेंट अभी बताया है जो प्रिंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट भी हैं, हम एक एक करके जम करके उन सारे स्टेटमेंट्स को देखेंगे और एक एक उनका चीज पकड़ेंगे जहां पर प्रॉब्लम है और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के इसके अंदर इनके नाम बता रहे हैं, इनके प्रिंट स्टेटमेंट है, एको स्टेटमेंट है, वार डंप है, वार अंडरस्कोर डंप, प्रिंट एफ। नाम अभी लिखोगे ना फिर चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे, तो जब जब मैं पढ़ाऊंगी तभी लिख लेना, भी छोड़ दो। जनरली यही यूज होता है, मोस्टली यही यूज होता है, बस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यही है। क्यों वो नहीं है बाकी, तो वो जब आएगा तो फिर बताऊंगी इस्तेमाल में। ये चीज समझ आ गई? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, इसको प्रैक्टिस करो फिर आगे चलते हैं। बताने का मकसद ये है कि हमने क्या किया है, सिंपल एक कलर का वेरिएबल बनाया है जिसमें रेड हमने पास किया है। सही है, कोई भी कलर, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ हम PHP को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने कहाँ एक्सेस किया है, देखो मैंने एक H1 बनाया, इसके अंदर मैंने अपना ही नाम मुझे चाहिए, तो हमने एक और वेरिएबल बना दिया। अच्छा आप यहाँ पर आकर फॉर सपोज करें EMP नेम कर दें, एम्प्लॉय नेम, और मैंने यहाँ पर आके पास कर दिया एम्प्लॉय का नाम हसन, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला वेरिएबल प्रिंट हो, तो आपने क्या किया, जो PHP का सिंटैक्स था वो आपने PHP ऊपर बंद कर दी, ऑन ऑफ कर दी। हम तो कहीं पर भी खोल सकते हैं, ये बात हो चुकी है हमारी। हमें H1 के अंदर प्रिंट कराना है, हमने एको स्टेटमेंट यूज किया या इको कह लो इसको, EMP नेम को हमने प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास क्या नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा हसन, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे पास जो हसन आ रहा है ये रेड कलर से आ जाए, तो अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कलर का जिसमें रेड पास कर दिया, और मैं एज अ स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पर आकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मैंने आके स्टाइल का एट्रीब्यूट खोला, मैंने यहाँ पर आके कलर पास किया, की वैल्यू का पेयर होता है ना, कलर में आप आके रेड ऐसे पास करते हैं, तो मैंने बोला वैल्यू जो है वो मेरे पास वेरिएबल के अंदर स्टोर है। वैल्यू कहाँ स्टोर है आपके पास, वेरिएबल, तो आपके पास यहाँ पर रेड आना चाहिए, और रेड किस में स्टोर है, कलर वाले वेरिएबल में। और कलर वाला वेरिएबल किस चीज का पार्ट है, PHP का पार्ट है, तो जो भी PHP का पार्ट होगा उसे तो हम PHP की स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये बात हो चुकी है। ऑन ऑफ कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर आके हमने आके इको करके अपना कलर वाला वेरिएबल प्रिंट करा दिया। जहां पर भी आपको PHP चाहिए आप वहां पर उसे ऑन ऑफ, इवन के एंकर टैग बटन हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पर भी। अब आते हैं हम इसको टेस्ट करते हैं, तो हमारा ये भी चेंज हो चुका है।
मिस्टर कलर का वेरिएबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट स्टाइल में कलर देने तब भी हो जाएगा ना? तब भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप डायरेक्ट रेड पास करेंगे ना, मैं बता रही हूँ वेरिएबल, क्योंकि हमारा डेटा डेटाबेस में होता है तो हम उनको आइटरेट परफॉर्म करवा के इन्हीं पर इन एलिमेंट्स के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, फिर नीचे आ जाती हूँ, अब कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं हम। मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है num1 के नाम से, और उसके अंदर हमने 21 को स्टोर किया। फिर num2 के नाम से है, उसके अंदर हमने 22 को स्टोर किया। अब इन पे हम सेम वही ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, तो num1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, num2 से। इसी तरीके से हमने एक ऐड का वेरिएबल बना दिया और num1 को हमने प्लस करवा दिया किससे, num2 से। अब आप इको करवा सकते हैं, और इको में आप स्टेटमेंट पास कर देंगे मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट, मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट, और उसके बाद आपने साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन लगाई और मल्टीप्लाई का वेरिएबल डाल के प्रिंट करा दिया। ये हो गया आपके पास मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट। सेम अगर मुझे यही चीज एडिशन के लिए चाहिए तो मैंने यहाँ पर आके जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसे आपने कोड्स के अंदर ही पास करना है। आपने कहा एडिशन रिजल्ट, साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन, और फिर उसके बाद आपने अपने ऐड का वेरिएबल पास कर दिया। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हम इसे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक साथ लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट 462, एडिशन रिजल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई के बाद हमने क्या ले लिया, बीआर का टैग। प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि बीआर का टैग लें, प्रोफेशनल तरीका क्या है, एलिमेंट्स को इस्तेमाल करें ताकि वो लाइन ब्रेक करें। एचटीएमएल के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करें और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स यूज करें ताकि वो लाइन ब्रेक करें। अभी मैंने क्या यूज कर दिया, एचटीएमएल का बीआर टैग यूज कर लिया। ये मैंने अपना काम करने के लिए किया है, एक्चुअल में हमारा डेटा तो हमारे एलिमेंट्स के अंदर होता है, सही है। तो यहाँ पर आकर मैंने ये यूज कर लिया है। अब वो आपको बता रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट दिस वन एंड एडिशन रिजल्ट दिस वन। इस तरीके से बाकी आप ऑपरेटर्स ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। बाकी सब्ट्रैक्शन के और डिवीजन के ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म करवा के उसका आउटपुट मुझे डिस्प्ले करवा कर दिखाएं आप लोग। अभी यही वाला काम कर ले जब तक। मेरे पास किसी और की ईमेल आ रही है ना, तो मैं क्या करूंगी, अब अपनी ईमेल कॉन्फ़िगर करूंगी। ये हो गया। अब मैं चेक करूं तो मेरी ईमेल आ गई होगी, पहले मेरा देख लें। मैंने क्या कर लिया, सब अपनी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर ली। उसके बाद मैं इधर ही क्या कर दूंगी, गेट को इनिशियलाइज कर दूंगी। इनिशियलाइज हो गई गेट। फिर मैंने क्या किया, ऐड डॉट, ऐड हो गई फाइल्स एंड देन कमिट। और मेरा मैसेज ये है कि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। कमिट हो गया काम। अब मुझे सर्वर पर पुश करना है, इधर देख लें। सिर्फ पुश करना है वहां पर, ये ऑलरेडी किसी की खुली हुई है। ये हो गया। एक मिनट, मैं क्या करूंगी, एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करूंगी। मेरी रेपोजिटरी का नाम क्या है, PR2 2024-05C। पहले मेरा देख लें, उसके बाद अपना कीजिएगा। 05C ऑलरेडी मौजूद है। मैंने क्या कहा यहाँ पर, PHP, साथ में क्या लगा दिया, PHP, और उसके बाद क्या कर दिया, सिंपल क्रिएट रेपोजिटरी। यहां तक के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपना कनेक्शन ऐड करवाया, ये वाली लाइन कॉपी कर ली और अपने VS कोड पर वापस आ गई। इसको मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, मेरा कनेक्शन ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ पुश करना है। तो मैंने कहा गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। अब एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ पहली दफा आपने -u ओरिजिन मास्टर लिखा है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या लिखना है, सिर्फ गेट पुश। अभी क्या मैसेज दे रहा है कि अनएबल टू एक्सेस दिस द रिक्वेस्टेड URL एंड दिस। अक्सा क्या करिए, मुझे डिनाई करिए परमिशन टू दिस। तो मुझे कहाँ जाना है, क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर। क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर, विंडोज क्रेडेंशियल के अंदर, यहाँ पर कौन आ रहा है, अक्सा का नाम आ रहा है। मैं इसे रिमूव कर दूंगी। नीचे वाले भी जो हैं उनको भी मैं रिमूव कर दूंगी, और दोबारा से फिर मैं क्या करूंगी, पुश की कमांड चलाऊंगी ताकि मेरा काम पुश हो जाए।
आप एरो की प्रेस करोगे तो ये वापस से लिखा हुआ आ जाएगा, आप पुश कर दें। आप ऑथेंटिकेशन के लिए मांग रहा है मुझसे, ऑथेंटिकेशन हो गई है। अब ये इसने ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अगर देखेंगे आप तो कर दिया। अब मैं जाकर इधर आकर चेक करूंगी तो मेरा आज का काम जितना भी है वो गिटहब पर क्या हो गया है, पुश हो गया है फर्स्ट लेक्चर इस रेपोजिटरी के अंदर। कल आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में जब, तो हम क्या करेंगे, वापस से यही टर्मिनल ऑन करेंगे। जैसे फॉर सपोज करो अभी मैंने इस टर्मिनल को, पिक्चर लेनी किसी ने ले ले, अभी मैंने इस टर्मिनल को क्या करना है, फॉर सपोज करो क्लोज कर दिया। कल मैं यहाँ पर आई, मैं एक टर्मिनल खोलूंगी, फॉर सपोज मैंने नया टर्मिनल ऑन कर दिया, तो मुझे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, गेट एड डॉट गेट कमिट और गेट पुश, गेट कमिट -m मेरा मैसेज फॉर सपोज सेकंड लेक्चर, एंटर करूंगी और उसके बाद जस्ट पुश की कमांड चलाऊंगी, गेट पुश। ठीक है, ये करना पड़ेगा। वालेकुम।